मतलब एक दायरा होता है एक हिसाब से, है ना, या सेट ऑफ थ्योरीज जो होती हैं जो कि किसी फिनोमेना को या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। हम उस अकॉर्डिंग, उस आधार पे, उस दायरे के अंदर सोचते हैं, उसी दायरे के अंदर हम मीनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो कुछ बेसिक इशू थे कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना, और उसके लिए क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, तो वो इन थ्योरीज में हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है, इसके हमने की फीचर देखे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, एक्सपर्टीज, है ना, इन ईच फील्ड होना चाहिए, स्पेसिफिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ में भी इन्हें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एंड ट्रिकल डाउन अप्रोच, जिसको हमने देखा था कि हम जो वेल्थ का क्रिएशन है ऊपर करेंगे और वो फिर नीचे ट्रिकल डाउन करना या धकेलना, उसको हम धकेलेंगे नीचे और लोगों के पास पहुंचेगी। ठीक है, और इन सब में इन सब के लिए रैपिड डेवलपमेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन डिफ्यूज करेंगे, जिससे कि पर्सुएशन होगा। पर्सुएशन मतलब कि आप अपनी बात मनवा पाएंगे, है ना, लोगों को, तो वो थ्रू मास मीडिया होगा। ठीक है, इसके हमने एम देखे थे कि क्यों जो गरीब कंट्रीज हैं, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज आई थी, उनका एम था कि क्यों जो गरीब देश है वो गरीब है, और दूसरा था कि जो बेचारे लड़ाई थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, उसकी तो उसको डिमिस करने के लिए इन्होंने लाए थे। फर्स्ट सेट ऑफ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, जिसको हम रोस्टॉव का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, रोस्टॉव की एवोल्यूशनरी स्टेज बोलते हैं। इन्होंने बताया था कि कैसे हम कुछ स्टेजेस को, सेट ऑफ स्टेजेस है, उनको ऑर्डर्स में देखेंगे। ठीक है, तो उनको हम फॉलो करके गरीब देश से अमीर देश या पिछड़े देश से विकसित देश बन सकते हैं, डेवलप कंट्रीज बन सकते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट जो होता है स्टेज होती है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। जैसे किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी को हमको डेवलप करना है तो फर्स्ट वो उस स्टेज पर रहेगी। ठीक है, जहाँ पर पॉवर्टी होगी, है ना, प्राइमरी प्रोडक्शन होगा। हमने प्राइमरी प्रोडक्शन और फिनिश प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। प्राइमरी प्रोडक्शन में जो कि खनिज, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आ जाते हैं, है ना। उस सोसाइटी में ट्रेडिशनल वैल्यूज होंगी और लार्ज परसेंटेज जो होगा जीडीपी में वो एग्रीकल्चर का होगा, है ना। दूसरी पड़ी थी हमें प्री कंडीशन टेक ऑफ, है ना। इसमें हम देखते हैं कि वेस्ट कंट्रीज जो होंगी आपको पैसे देंगी, है ना, तो आपको डेवलपमेंट होगा, टेक ऑफ होगा, मतलब आपका डेवलपमेंट होने लगेगा, ग्रोथ होने लगेगी, डेराइव टू मैच्योरिटी हो जाएगी, आपका जो इकोनॉमी है मैच्योर हो जाएगी, है ना। ठीक है, मैच्योर मतलब हमने देखा था कल कि लार्ज सोसाइटी होगी जो, है ना, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मेजॉरिटी आपकी गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, फिर द एज ऑफ मास कंजप्शन, जो इमेज ऑफ मास कंजप्शन का कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने डेली लर्नर के बारे में पढ़ा था, है ना। ये भी मतलब बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम के। ठीक है, इनकी द बुक थी द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्नाइजेशन इन मिडिल ईस्ट के बारे में पढ़ा था हमने, कि इन्होंने इसमें बताया था कि कैसे अर्बनाइजेशन, है ना, लिटरेसी, मास मीडिया एक्सपोजर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, चार चीज़ों के से हम जो है चेंज, ये चेंज एजेंट के काम करेंगे, है ना। चेंज एजेंट की बात की थी उन्होंने कि चेंज एजेंट करेंगे किसके लिए, जो ट्रेडिशनल एग्रीरियन कम्युनिटीज है सोसाइटी को ट्रांजिस्ट करने में टूवर्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, है ना, गरीब देश को अमीर देश बनाने में। ये चीज़ें, चार चीज़ें महत्वपूर्ण बताई हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हैं, रीजन बताया क्यों गरीब देश गरीब हैं, है ना। तो उन्होंने बताया कि जो एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जुड़ नहीं पा रहे हैं टूवर्ड जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है, उससे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और जो लोग हैं वो भाग्यवादी हैं, फेटलिस्टिक हैं, मतलब भाग्यवादी, भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग जो हैं अनएम्बिशियस हैं। ठीक है, और रेसिस्टिव चेंज है, चेंज नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादी टाइप के हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि कैसे इन चीज़ों को कैसे हम बदलेंगे, तो उन्होंने कहा कि मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें चेंज लाने में, है ना। और मीडिया वाज कंसिडर्ड एज मल्टीप्लायर, क्योंकि वो मैसेज को मल्टीप्लाई, एक मैसेज बहुत सारे लोगों को एक साथ पहुंचा देती है। ठीक है, तो ये हमने कल देखे थे, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे
जो नेक्स्ट है इसी मॉडर्न मतलब डोमिनेंट पैराडाइम में या मॉडर्निटी थ्योरी का नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी बिल्बर श्राम, ठीक है, ये भी बहुत इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये भी जो डैनियल लर्नर की जो फिलॉसफी थी कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो चेंज लाने में, सोसाइटी में चेंज लाने में, उसको गरीब से अमीर बनाने में, तो मीडिया, मास मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनकी एक बुक थी मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्रू मास मीडिया विच ही टर्म्ड एज मैजिक मल्टीप्लायर। इन्होंने उसको मैजिक मल्टीप्लायर बोला था, बिल्बर श्राम ने इसको, जो मास मीडिया है उसको मैजिक मल्टीप्लायर बोला था कि इसमें मैजिकल कैपेबिलिटीज हैं, है ना। ही परसीव्ड मास मीडिया एज ए एजेंट ऑफ सोशल चेंज as media has a magical capability to inform, educate and pursue people and accomplish the transition, new custom and practice of community, है ना। आपको कोई भी नई चीज अगर लागू करनी है तो मीडिया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेगा। पॉजिटिव भी कोई भी चीज़ है, जैसे उनके आइडिया था आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट के बारे में आपको लोगों को जानकारी देनी है, या कोई भी नई सोशल बिहेवियर आपको करना है, जैसे मास्क लगाना था, अभी आप देखेंगे ना, हाथ सैनिटाइजेशन, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी वाले जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी, पल्स पोलियो, एड्स जो है उसके जो है, ठीक है। तो ये चीज़ें में भी मास मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मॉडर्नाइजेशन जो हमने बताया ना कि मास कंजप्शन, कि आपको वेस्टर्न इनको हेजोमनी क्रिएट करनी थी, अपना कॉन्सेप्ट सब पे थोपना था, जिससे कि लोग इनके सामान खरीदें, प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। श्राम फर्दर आर्ग्यू दैट ए नेशन दैट वांट्स टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मस्ट अलाउ इन्फॉर्मेशन टू फ्लो एज क्विकली एज वाइडली एज पॉसिबल, सो मेक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू देम। उन्होंने कहा था कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी, जब तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो आप बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात होती है, ठीक है। जो वेस्टर्न वाले लोग बहुत उसको प्रमोट करते हैं, तो उन्होंने बात ये है कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा उतना लोग जो चेंज है जल्दी हो पाएगा, एज वेल एज अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर मीटिंग देम, ठीक है। लोगों की नीड्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन जो फ्लो है, ठीक है, वो जरूरी है उनको जानने के लिए, ठीक है। दिस विल फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड विल हेल्प द पीपल पुट द न्यू प्रैक्टिस स्मूथली एंड स्विफ्टली इनटू इफेक्ट, है ना। तो उन्होंने कहा कि न्यू प्रैक्टिसेस हैं उसको स्मूथली और स्विफ्टली हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं, ठीक है। श्राम फोर्सफुली पोस्टुलेटेड दैट मास मीडिया हैज द पोटेंशियल टू वाइडन हॉरिजॉन, टू फोकस अटेंशन, टू राइज एस्पिरेशन एंड क्रिएट ए क्लाइमेट फॉर डेवलपमेंट, है ना। तो जो उन्होंने बात की थी, आपने देखा होगा, डेनियल लर्नर उन्होंने बोला था कि लोग एम्पैथेटिक हैं, है ना, अनएम्बिशियस हैं और रेजिस्ट टू चेंज, रूढ़िवादी हैं। तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा कि हम मास मीडिया का यूज़ करके जो लोगों के अंदर हम एम्बिशंस, एस्पिरेशन जगाएंगे, ठीक है। और आप जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें अर्बनाइजेशन है कि आप गांव छोड़ के शहर की तरफ जाएं, ठीक है। मास कंजप्शन करें कि एक प्रोडक्ट को कुछ दिन यूज़ करके उसको फेंके, फिर दूसरा प्रोडक्ट खरीदें, है ना, जिससे कि जो फ्लो ऑफ मनी है उनको होता रहे, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है और खासकर वेस्ट है आपका, वो आपसे उसको फ़ायदा होता रहे, वो अमीर बना रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बिल्बर श्राम का कॉन्सेप्ट था। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए आप मेरे से। हाँ हाँ, मैजिक मल्टीप्लाई, उन्होंने मल्टीप्लाई कैपेबिलिटीज बोला था, उन्होंने टर्म नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि एज ए मल्टीप्लायर काम करता है, क्योंकि जो मैसेज है वो कई लोगों के पास पहुंच पाता है एक साथ, ठीक है। ये हमने देख लिया था, हाँ। इसमें ये तो हमने देखा था, हाँ। चलो इसका आंसर बता दो आप। ये भी पढ़ा पहले भी देखा है हमने इसको, ठीक है। हाँ, मैजिक मल्टीप्लायर, बी का थर्ड, ठीक है। आर्ट एंड साइंस के, हाँ, ए का फोर्थ हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में, आर्ट एंड साइंस, नोरा क्यूबरेला बोला, है ना। हाँ हाँ, डी का सेकंड है ना। हाँ, तो उन्होंने एम्पैथी के जो कॉन्सेप्ट लिया है। और एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा था,
एफ रेजियो ब्राइड ना दिया था इन्होंने, हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ना, फर्स्ट क्लास जो थी उसमें हमने देखा था ना, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। इन्होंने आर्ट एंड साइंस बताया था, नोरा क्यूब्रेला ने, ठीक है। रेजियो ने मैनेजमेंट प्रोसेस बताई थी, ठीक है। और एक ने रिच चिल्ड्रंस ने उन्होंने डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन टर्म दिया था। ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एवरेट एम रॉजर्स है ना, इनका बहुत इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है, ठीक है, जो कि अक्रॉस दी फील्ड मतलब इंटरडिसिप्लिनरी यूज़ भी होती है ना, हर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ की गई है इसको, ठीक है। और एक बहुत प्रोमिनेंट डेफिनेशन एक हिसाब से थ्योरी कह सकते हैं इसको, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। एक मेटा एनालिसिस थी थ्योरी, मतलब मेटा एनालिसिस क्या होती है थ्योरीज, आप जब रिसर्च पढ़ेंगे, ठीक है, या फ्यूचर में रिसर्च करेंगे, मेटा एनालिसिस से हो जाता है कि इन्होंने कोई नई थ्योरी नहीं दी थी अलग से, मतलब नया कोई स्टडी नहीं की जाके, इन्होंने जो ऑलरेडी प्रेजेंट स्टडीज हुई थी उनके जो रिजल्ट थे, ठीक है। मेटा एनालिसिस जो होता है कि जो ऑलरेडी किसी फील्ड में ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उनको कंबाइन करके उसमें से कुछ निकाल लें, ठीक है। उनके डाटा को डिफ्यूज करके या मिला के, है ना, उसमें से कुछ इन्फेरेंस निकाल के उसको अच्छे डिटेल में स्टडी करके कुछ नई चीज़ें उसी में से निकाल लें, है ना। तो मेटा एनालिसिस वो होती है कि जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है उनको मिला के हम कुछ नया निकालें, ठीक है। डेवलप्ड बाय E.M. रॉजर्स इन 1962 में आई थी। इट ऑरिजिनेट इन कम्युनिकेशन टू एक्सप्लेन हाउ ओवर टाइम एन आइडिया और प्रोडक्ट गेन मोमेंटम एंड डिफ्यूज और स्प्रेड थ्रू स्पेसिफिक पॉपुलेशन और सोशल सिस्टम। इनका कहना ये था कि कोई भी आइडिया है या कोई भी प्रोडक्ट है वो कैसे डिफ्यूज, कैसे फैलता है ना। हमें ऐसा मतलब कोई भी चीज़ आती है, नई चीज़ आती है तो उसको कुछ टाइम लगता है, इनका कहने का मतलब है, और एक सर्टेन पैटर्न वो उसको फॉलो करती है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे आपके यहाँ आप ये देख लीजिए डिफ्यूज़न ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, है ना। पहले आपने देखा होगा, उस जनरेशन से हैं कि पहले टेलीफोन हुआ करते थे, फिर जो मोबाइल फ़ोन आए 2G आए, है ना, कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन आए, है ना, रिलायंस के और उसके, ठीक है। तो कुछ ही लोगों के पास पहले वो थे, है ना, फिर उनको उनका फैलना स्टार्ट हुआ, है ना, बड़े लोगों ने लेना चालू किया, बुजुर्गों ने, फिर मतलब जो यंगेस्ट है उन्होंने लेना चालू किया, ठीक है। फिर ऐसे ही वाइडली पॉपुलर हुआ। फिर ऐसे ही टच स्क्रीन का जो हुआ, है ना, कि स्विच करना होता है, तो ना जैसे टच स्क्रीन मोबाइल है तो बहुत सारे लोग अभी भी टच स्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, वे पुराने टाइम पर रह रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्टेन पैटर्न जो होता है कोई भी आइडिया को फैलने में, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कैटेगरी इसमें डिवाइड की गई है, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो कैसे वो होते हैं। इन्होंने ये बताया कि कोई भी न्यू आइडिया है, न्यू टेक्नोलॉजी, वो कैसे फैलती है। The end result this diffusion is that people as a part of social system adopt new idea, behavior or product. Adoption means that person does something differently than what they have had previously. Adoption means मतलब ये होता है कि हम ऐसा कोई भी चीज़, नई चीज़ करना जो पहले हम अलग तरीके से करते थे। जैसे फ़ोन ही देख लीजिए, पहले कीबोर्ड यूज़ करते थे, फिर हम टच स्क्रीन पे आए, 3G से 4G पे आ गए थे ना। तो 4G में की स्पीड अच्छी मिल रही थी, है ना। तो 4G के आने से देखिए अब कितना जो ह्यूमन लाइफ है कितनी चेंज हो गई है। अब 2014 के पहले की आपकी लाइफ इमेजिन करिए और अभी करिए ना। 2014 के पहले आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते क्योंकि डाटा इतना महंगा था कि क्लास की मतलब फीस से ज़्यादा आपको डाटा में खर्च करना पड़ता ना। ऑब्वियस ही बात है, 1 GB डाटा 250 रुपये में आता था, एक उसकी स्पीड भी इतनी नहीं रहती थी, तो पॉसिबल ही नहीं था। अभी देख लीजिए पॉसिबल है, मुश्किल से 10 साल की बात है, अभी 10 साल भी नहीं हुए, 8 साल की पहले की बात है, ठीक है। तो हम डिफरेंटली कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है। ये प्रोडक्ट के साथ भी होती है, आइडिया के साथ भी होती है, कोई सोशल वो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान ही देख लो आप, तो हम पहले कचरे को कहीं फेंक देते, अब नहीं फेंक रहे हैं, तो वो अडॉप्शन है, न्यू हैबिट का भी अडॉप्शन होता है, ठीक है। द की टू अडॉप्शन इज दैट द पर्सन मस्ट परसीव द आइडिया, बिहेवियर और प्रोडक्ट एज ए न्यू और इनोवेटिव। इट इज़ थ्रू दिस दैट डिफ्यूजन इज पॉसिबल। इन्होंने कहा था कि जो अडॉप्शन का जो फर्स्ट चीज़ है कि आप उसको कंसीडर करें कि नया है, तभी तो उसको अपनाएंगे आप, है ना। तो मतलब ये इसलिए बता रहे हैं, इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि
मतलब हर कहीं ना लगा दें आप, है ना। अडॉप्शन मतलब ऐसी चीज़ पे लगाएं आप डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन पर उसको स्टडी करने के लिए जो आइडिया नया है, ठीक है। जो ऑलरेडी प्रेजेंट उसमें आप डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कोई बिहेवियर, प्रोडक्ट और इनोवेटिव आइडिया है जो वो ही इसमें लगेगा, ठीक है। उसका डिफ्यूजन इज पॉसिबल। डिफ्यूजन मतलब होता है फैलना, ठीक है। अडॉप्शन न्यू आइडिया बिहेवियर। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैं इसको फॉलो कर, यार ये याद दिला दिया करो ना, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से फुल स्क्रीन में करूँगा ना। तो हाँ, डज नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। हाँ, ये भी बोल रहा हूँ, अडॉप्शन ऑफ न्यू आइडिया बिहेवियर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डज नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन ए सोशल सिस्टम, rather it is process where some people are more apt to adopt the innovation than others। इनका ये मानना था कि जो अडॉप्शन है न्यू आइडिया या डिफ्यूजन है वो साइमल्टेनियसली नहीं होता है। वही मैंने कहा, कुछ लोग जो चीज़ें होते हैं हमेशा जल्दी करते हैं लोगों से, है ना। जैसे आपकी फ्रेंड सर्कल में भी कोई लोग होंगे, ठीक है, जिनके पास सबसे पहले कोई नया वीडियो गेम, बच्चे होंगे आप जब, तो नया वीडियो गेम उनके पास सबसे पहले आता था, उनके पास नया फ़ोन सबसे पहले आता, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है वो दे आर मोर एप्ट। अभी भी ऐसे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं कि वो भाई इसमें ये फंक्शन है, इसमें अच्छा है तो मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं, है ना। वो प्रोडक्ट के साथ भी है, हैबिट्स के साथ भी है ना। तो कई लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली होते हैं, अदर नहीं होते हैं कई लोग, है ना। अभी भी कई लोग हिचकते हैं ना टेक्नोलॉजी। जैसे कई लोग अभी फॉर एग्जांपल डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, है ना, गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ नहीं करते हैं, है ना। कई लोगों ने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो इनका यही कहना था कि जो डिफरेंस है पीपल में होता है। Researchers have found that people who adopt innovation early have different characteristics than people who adopt innovation later, ना। कि उनके कैरेक्टरिस्टिक जो रहते हैं, गुण होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जो अर्ली अडॉप्ट करते हैं और जो बाद में अडॉप्ट करते हैं। तो इन्होंने कुल मिला के ये दिया था कि मैं इसके आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि आप उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे अर्ली अडॉप्टर्स के, और जो बीच में बाद में लिख करते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी कैंपेन चला सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी जो पॉलिसी मेकर हैं वो उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। इसको वाइडली यूज़ किया गया है। When promoting an innovation to adopt target of population, it is important to understand the characteristic of target population that will help or hinder adoption of them। वही बात है कि आप जो टारगेट पॉपुलेशन है, अगर आप उनको अच्छे से उनका जानकारी ले लेंगे तो आपको उसको अप्लाई करने में बहुत आसानी होगी। अब इन्होंने बताया जो कैटेगरीज हैं, इन्होंने 5 एस्टेब्लिश्ड अडॉप्टेड कैटेगरीज दी थी, ठीक है। तो फर्स्ट थी इनोवेटर्स था, है ना। द मेजॉरिटी ऑफ जनरल पॉपुलेशन टेंड्स टू फॉल इन मिडिल कैटेगरीज। मैं उसको बताऊंगा कैसे मिडिल कैटेगरी में है, ठीक है। फर्स्ट जो सेट ऑफ पीपल्स होते हैं, दीज आर द पीपल्स हु वांट टू फर्स्ट टू ट्राई द इनोवेशन, है ना। जो इनोवेटर्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि जो पहले ट्राई करते हैं। दे आर द वेंचरसम एंड इंटरेस्टेड इन न्यू आइडिया। वेंचरसम मतलब एक हिसाब से वेंचर करने में उनको आसानी होती है, उद्यमी कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो वो चीज़ों को ट्राई करने में, नई चीज़ों को ट्राई करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, ठीक है। दीज पीपल आर वेरी विलिंग टू टेक अ रिस्क, है ना। आप नई चीज़ अडॉप्ट करना मतलब रिस्क लेना, कोई भी नई चीज़ हो। जैसे शेयर मार्केट देख लो, लोगों अभी पॉपुलर कई लोग 10 सालों से कर रहे हैं, 20 सालों से, ठीक है। तो मतलब दे आर विलिंग टू रिस्क, मतलब उनको पता है कि अदर वे ऑफ फॉर्म से पैसे कमा सकते हैं, है ना। या कई लोग जो है टेक्नोलॉजी से, डिजिटल मार्केट या जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ना, तो वो अभी यूज़ कर रहे हैं, उस पर वीडियोज़ बना रहे हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, है ना। तो उससे वो पैसा कमा रहे हैं ना, वो मतलब वो अर्ली अडॉप्टर हो गए हैं उनका। उन्होंने उसको ट्राई करके उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। हम लोग, आप लोगों को थोड़ा सा पता ही है, कई लोग ऐसे सोसाइटी में होंगे उसको पता ही नहीं होगा कि AI क्या होता है। वो 5-6 साल बाद जब देखेंगे, जब, है ना, तब उनको समझ में आएगा अच्छा ये AI है, ये होती है, ठीक है।
एंड आर द ऑफ्टन द फर्स्ट टू डेवलप न्यू आइडियाज। ये पर्सनस होते हैं जो डेवलप करते हैं न्यू आइडियाज, ठीक है। वेरी लिटिल इफ एनीथिंग नीड्स टू बी डन टू अपील टू दिस पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्या वेरी लिटिल इफ एनीथिंग नीड्स टू बी डन टू अपील दिस पॉपुलेशन, इन लोगों को ज़्यादा मतलब इनको परस्यूड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी है ना, या आपका कोई कंपनी है जो बना, तो आप इन लोगों को आपको ज़्यादा परस्यूड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ा सा चीज़ बताएंगे, उनको इंपॉर्टेंट लगेगी, वो उसको यूज़ कर लेंगे, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि इनको आप बताते कहते रहिए यूज़ करिए, फ़ायदा है। अरे नहीं भाई, हम तो हमारे पुराने ज़माने के ऐसा होता था, वो दे मतलब रेजिस्ट टू चेंज होते हैं ना, कि हमारे पुराने टाइम में ऐसा था, हमारा वही ठीक है। आप 4G 5G चलाइए, हमारा जो डब्बे वाला फ़ोन है वही ठीक है, फ़ोन ही तो लगाना है, क्या करना है ना। या हम कैश में ही ट्रांजेक्शन करेंगे, आप चाहें कितने कुछ बोल लें, ठीक है। तो मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मगर बता रहा हूँ कि उन्होंने वो किया है, ठीक है, कैटेगराइजेशन किया है। अर्ली अडॉप्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द पीपल हु रिप्रेजेंट ओपिनियन लीडर, है ना। ये क्या है? ओपिनियन लीडर के कैटेगरी में आते हैं। ये दे एंजॉय लीडरशिप रोल एंड एम्बेरेंस चेंज अपॉर्चुनिटीज। दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द नीड टू चेंज एंड सो आर वेरी कंफर्टेबल अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज, है ना। ये भी अर्ली अडॉप्टर्स क्या है? वेरी कंफर्टेबल होते हैं अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज। अब इनोवेटर में क्या हो जाता है? इनोवेटर में जो इनोवेशन भी होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, एप्पल के हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक नया आइडिया लेके आ गए थे। अभी सभी लोग कीपैड कर रहे थे, उनको लगा कि कुछ नया करना चाहिए, तो उन्होंने टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट लेके आए। क्या जरूरत थी उनको लाने की? उन्होंने सोचा कि भाई इससे ये होगा कि आपको एक ज़्यादा स्क्रीन मिलेगी आपको वीडियोस देखने में, यूज़ करने में, है ना, और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगेगा, है ना। और उन्होंने फिर मैप्स वगैरह भी इसमें दिखाए हैं, ऐसे वैसे करके कि आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर द इनोवेटर्स, कि वो रिस्क लेते, वो लीक्स थोड़े हटके चलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड जो आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, क्या होते हैं? ये भी मतलब इनोवेटर जैसे तो नहीं होते हैं, मगर ये भी बहुत जल्दी चेंज को भांप लेते हैं कि यार इस चीज़ में इस चीज़ की हवा चल रही है, हमको इस अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है। तो दे आर अवेयर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ टू चेंज, उनको पता है कि चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेंज नहीं होगा तो हम ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे एंड खत्म हो जाएंगे। एंड सो आर वेरी कंफर्टेबल अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज। Strategies to appeal to this population include how to manual and information sheet on implementation. They do not need information to convince them to change. इनको भी आपको बस थोड़ी चीज़ बताना पड़ेगा कि कैसे उनको यूज़ करना है ना। हाउ टू मैनुअल होता है, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करेंगे, इस आइडिया से आपको क्या फ़ायदे होंगे, थोड़ी सी चीज़ें हैं, और किसको ऐसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे चलाएंगे, इनको ये बताने की जरूरत होती है। ज़्यादा आपको इनको एडवर्टीजमेंट करने की या ज़्यादा परस्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। थर्ड होती है जो अर्ली मेजॉरिटी होती है। दीज पीपल आर रेयरली लीडर्स बट दे डू अडॉप्ट न्यू आइडियाज बिफोर एवरेज पर्सन। ये अर्ली मेजॉरिटी होती है कि जो लीडर्स तो नहीं होते हैं, मगर वो औरों की अपेक्षा जो एवरेज पर्सन है उनसे जल्दी कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। दैट सेड दे टिपिकली नीड टू सी एविडेंस दैट द इनोवेशन वर्क बिफोर दे आर विलिंग टू अडॉप्ट। क्या इनको क्या है? एविडेंस चाहिए, है ना। एविडेंस कहाँ से मिलेंगे? ओपिनियन लीडर से मिलेंगे, है ना। तो मतलब इनसे पहले देखेंगे, इन लोगों को देख के ये अर्ली मेजॉरिटी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही देखिए, कई लोग हैं, इसका ही देख लीजिए, गूगल पे का, फोन पे का, कई लोग नहीं यूज़ कर रहे थे, ठीक है। दे आर ट्रस्ट इशू है भाई, इसमें ऑनलाइन करने में कुछ कहीं नहीं चल जाएगा, होता है। घर वाले आप देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत मतलब संशय में रहते हैं, तो वो ये करते हैं कि कैसे मेजॉरिटी ऑफ लोग करने लगे इसको यूज़, फिर हम करेंगे, है ना। उनको अश्योर होना चाहिए। तो कई लोग उन्होंने बताया इनोवेटर बहुत जल्दी यूज़ करने लगे, फिर उनको अर्ली अडॉप्टर्स उनको भी लगा कि यार ये कैसे करते हैं, इसको तो पता चलेगा, उन्होंने यूज़ करने चालू किया। फिर जो अर्ली मेजॉरिटी होती है वो इन लोगों को देख के सीखती है, यार इन ये तो कर रहे हैं, इनको तो कोई घाटा नहीं हो रहा है, इनको तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको एविडेंस चाहिए रहते हैं चीज़ों के, है ना। Strategies to appeal to this population include success story and evidence of the innovation effectiveness. देखते होंगे आप ना, फेसबुक पे भी आता होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था कि स्टॉक मार्केट है, तो आप देखते होंगे इंस्टा पे बहुत सारी आती है कि आप कैसे पैसा, इन्होंने इतना पैसा कमाया, आप भी कमा सकते हैं, यूज़ करिए, ऐसा वैसा। तो अगेन इन लोगों को एविडेंस चाहिए होती है, तो इसके लिए सक्सेस स्टोरी बताना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है।
फोर्थ होता है लेट मेजोरिटी, दीज पीपल आर स्केप्टिकल टू चेंज, है ना, संशय रहता है इनको चेंज होने में, ठीक है, एंड विल ओनली अडॉप्ट एन इनोवेशन आफ्टर इट हैज बीन ट्राइड बाय द मेजोरिटी, है ना। अब ये लोग क्या है, जो मेजोरिटी ऑफ पर्सन हो जाए, जैसे मतलब समझ लो कि 100 में से 80 लोग करने लगे, तभी ये इनको लगता है अब सभी तो कर रहे हैं, मेजोरिटी लोग कर रहे हैं, तो अब हम भी करने चालू कर देते हैं, है ना। Strategies to appeal to this population include information on how many other people have tried the innovation and how adopted is successful, है ना। जैसे कोलगेट का 10 में से 8 लोग इसको प्रेफर करते हैं, है ना, कैसे ऐसे चीज़ें बताना, ठीक है। 5 लास्ट वन होते हैं लेगार्ड्स बोलते हैं इनको, तो ये वर्ड याद रखना, लेगार्ड्स, है ना, इसे पूछा गया है क्वेश्चन। These people are bound by traditional and very conservative, है ना, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। They are very skeptical of change and are the hardest group to bring on board, इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। Strategy to appeal this population include statistic fear appeal, pressure from people in other adopter groups, है ना, जो स्टैटिस्टिक बताएंगे कि भाई 100 में से 90 लोग कर रहे हैं, 95% लोग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं, है ना। जैसे टॉयलेट प्रेम का था, देखिए आपने ना सुना होगा कि लोग टॉयलेट नहीं बनवा रहे हैं घर पे, पूरा गांव बनवा रहा है, भैया हम नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि हमको नहीं करना है चेंज। वैक्सीन के टाइम पे भी देखा होगा कि कई लोगों ने वैक्सीन से डर रहे थे, है ना, वो जाके कहाँ आपने देखा होगा, स्टोरी हमारे यहाँ हुई थी कि वो वहाँ पे अधिकारी उनको लगाने आए गाँव वालों को, तो कुछ गाँव वाले आके नदी में, बीच नदी में चले गए, बोले हम मर जाएंगे मगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ठीक है। तो इतने डरते हैं चीज़ों को नए ट्राई करने के लिए, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या है, फियर अपील देनी पड़ती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे हेलमेट लगाना है, भाई हेलमेट नहीं लगाओगे तो आप ये हो जाएगा आपके साथ में, ठीक है। या परस्यू फ्रॉम पीपल्स इन अदर अडॉप्टर्स ग्रुप, है ना, परस्यू करना, जैसे उनके घर वालों का यूज़ करके, ओपिनियन लीडर्स का यूज़ करके हम उनको परस्यूड करें, है। ये 5 वन होते हैं, 5th वन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने एक चार्ट भी दिया था, जो उनका मेटा एनालिसिस किया था, तो उन्होंने देखा था कि 2.5% किसी पॉपुलेशन का इनोवेटर्स होते हैं, फिर 13.5 अर्ली अडॉप्टर है, फिर ये अर्ली मेजॉरिटी होती है ना। तो मिडिल में सब सारी ज़्यादा जो मैंने पॉइंट बताया था ना आपको कि मेजॉरिटी ऑफ जनरल पॉपुलेशन टेंड्स टू फॉल इन मिडिल कैटेगरीज, है ना। तो मिडिल कैटेगरी से अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसी इनको कौन सी स्ट्रेटजीज बाय विच द पर्सन अडॉप्ट्स एन इनोवेशन एंड वेयर बाय डिफ्यूजन इज अकम्प्लिश, कैसी स्ट्रेटजी के थ्रू कैसे जो विचार हैं ना, क्या थॉट प्रोसेस होती है लोगों की, है ना, कि जिसके अकॉर्डिंग वो कोई न्यू आइडिया को अकम्प्लिश करते हैं। इंक्लूड अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ फॉर इनोवेशन, डिसीजन टू अडॉप्ट और रिजेक्ट द इनोवेशन, इनिशियल यूज ऑफ द इनोवेशन टू टेस्ट इट एंड कंटिन्यू यूज, है ना। तो कैसे हम उसको करते हैं, जो प्रोसेस होती है वो करते हैं, ठीक है। तो देयर आर 5 मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। उन्होंने कहा था कि 5 मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करने में आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड ईच ऑफ दिस फैक्टर इज एट प्ले टू ए डिफरेंट एक्सटेंट इन 5 अडॉप्टर कैटेगरीज, है ना। सब अलग जो हमने जो कैटेगरी पढ़ी हैं, तो इनमें इनका एक्सटेंट अलग अलग होता है, तभी तो वो डिफरेंस आता है ना। कई लोग जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कई लोग बहुत लेट अडॉप्ट करते हैं, करते ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ देखते हैं हम, वो चीज़ देखते हैं रिलेटिव एडवांटेज। अब हम न्यू आइडिया, पुरानी चीज़ से न्यू चीज़ में क्यों आए, क्यों लोग रेडियो से टेलीविज़न, टेलीविज़न से फिर स्मार्ट टीवी, है ना, या फिर पहले 2G से 3G, 3G से 4G, अब 5G की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं रिलेटिव एडवांटेज। आपको ऑब्वियसली बात पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज सीन बेटर देन द आइडिया, प्रोग्राम और प्रोडक्ट इन रिप्लेस, जिस चीज़ को वो रिप्लेस कर रहा है वो उससे कितना अच्छा है, फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं, यही देखेंगे ना। आप अपना फ़ोन अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो अब क्यों अपग्रेड करेंगे? जब आपको लगेगा कि आपको इस फ़ोन से वो दूसरा नया फ़ोन कुछ नया एडवांटेज दे रहा है, या अभी आपका 4G है तो 5G दे रहा है, ठीक है, तभी आप करेंगे, नहीं तो आप चलाते रहेंगे, या फिर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो फिर अलग बात अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि क्या चीज़ वो रिलेटिव एडवांटेज, उसकी अपेक्षा तो पुराने प्रोडक्ट जो उसको यूज़ कर रहे हैं उसकी अपेक्षा नया प्रोडक्ट हमको क्या नया एडवांटेज दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये देखते हैं
है ना, मतलब ये चीज इफेक्ट करती है। सेकंड है कंपेटेबिलिटी, है ना, इसमें क्या है, हाउ कंसिस्टेंट द इनोवेशन इज विद द वैल्यू एक्सपीरियंस एंड नीड्स फॉर द पोटेंशियल अडॉप्टर, है ना, जो कंपेटेबिलिटी है कि आपको कितना ये कंपेटेबल कर रख रहा है ना, है ना, कि फॉर एग्जांपल आपको नया आपको सोचना है कि नया लैपटॉप खरीदना है, नया पीसी खरीदना है या फिर नया फ़ोन खरीदना है, तो आप ये देखेंगे कि आपको क्या चीज़ यूज़फुल रह रही है, टैबलेट खरीदना है, क्या खरीदना है आपको। तो कंपेटेबिलिटी है कि आपको, है ना, जो वैल्यूज़ है, एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है, नीड्स ऑफ द पोटेंशियल, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, हाँ, ज़रूरतों के हिसाब से भी तो है। ऐसे तो बहुत सारा, ऐसे तो 6 GB आ गई होंगी कभी कहीं, है ना, या आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको ऐसे लैपटॉप हैं कि जो आपके जो करंट है ना, जो 2 GB, उसमें 16 GB ग्राफिक कार्ड है और बहुत हाई यार स्पीड है ना। तो हमको क्या ज़रूरत है, हमको जो ज़रूरत है, हमको जैसे स्टूडेंट पर्पज से चाहिए तो हम वैसे स्पेक्स लेंगे उसके, है ना, उसमें कितना वो चाहिए ना। ऐसे फ़ोन के साथ रहते हैं, ऐसे फ़ोन तो लाखों के आते हैं, 2-2 लाख रुपए के आ रहे हैं, मगर हम देखते हैं कि हमारी नीड्स क्या हैं उस अकॉर्डिंग। ठीक है। थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ डिफिकल्ट द इनोवेशन इज टू अंडरस्टैंड एंड यूज, है ना, भाई सरल चीज है, सामान्य व्यक्ति है उसको समझ पाए, है ना। अब कई लोग एडवांस, जैसे हमारी जनरेशन, हम अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, थोड़ी बहुत हमको प्रॉब्लम होती है मगर अडॉप्ट कर लेते हैं। मगर हमारे जो बड़े लोग हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, उनको कैसे व्हाट्सएप यूज़ करना है, कैसे स्मार्टफोन यूज़ करना है, उनको दिक्कत आती है। वो करना चाह रहे हैं, उनके साथ उनको करना है, अपडेट करना है, मगर कॉम्प्लेक्सिटी उनको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ें, उनको आसान नहीं लग रहा है। तो ये फैक्टर भी काम करता है। ठीक है। ट्रायबिलिटी, the extent to which the innovation can be tested or experimented with before commitment to adopt is made, है ना, आपको वो ट्राई करने को मिल रहा है कि नहीं। जैसे आपको नया फोन खरीदना है तो हम लोग पहले सोचते हैं कि यार चला के देख लें कैसा चल रहा है, या यूज करके देख लें, है ना, तो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आपको ट्राई करने का मौका तो मिले कम से कम एक बार, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम पे जब 3G खरीदा हो या टच स्क्रीन पे अपग्रेड होंगे, आपका दोस्त का फोन आपको मिला होगा, अब उसको चला के देखा, अपने बड़े किसी से लिया होगा, कैसा चलता है इसमें, कैसे यूज़ करते हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, देखेंगे, चला के देखेंगे कैसा, अरे इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये फंक्शन है। हमको एक ट्राई करने का मौका मिला ना, तभी तो हमको समझ में आया कि यार ये अच्छी चीज़ है, तो हमको अब खरीदना चाहिए। ठीक है। एंड फिफ्थ वन है ऑब्जर्वेबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच द इनोवेटर प्रोवाइड टेंजिबल रिजल्ट, आपको जो टेंजिबल रिजल्ट है, आपको अंतर समझ में आना चाहिए, है ना। तो आपको सोसाइटी में अंतर समझ में आएगा, है ना, जैसे स्मार्टफोन आने से देयर इज अ चेंज हमको ऑब्जर्व होता है। 4G आने से चेंज आया है, मैंने जैसे आपको बताया कि हम बैठ के यहाँ बैठ के पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। तो दैट्स द थिंग। ठीक है। तो दीज फैक्टर, है ना, जो कि इफेक्ट करते हैं आप किसी आइडिया को करने में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पूरी इसमें, है ना, इम्पोर्टेंट है, इसको इसके कुछ जो टर्म्स हैं उसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है। किसी कुछ डाउट है? टेंजिबल मतलब जिनको आप महसूस कर सकते हैं। तो ये कंपेटेबिलिटी ये हो जाती है कि आपको जो जिस चीज की जरूरत थी वो आपको मिली कि नहीं। ठीक है। नीड फॉर द पोटेंशियल एडॉप्टर्स है ना, आपकी नीड्स के कंपेटेबिलिटी मतलब वर्ल्ड का ही। देखिए सिंपल सी बात, कॉम्पिटिटिव और ऑब्जर्वेबिलिटी का आप डिक्शनरी मीनिंग भी देखेंगे तो आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस में आएगा। आप इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो कंपेटेबिलिटी मतलब है कि आपकी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ऑब्जर्वेबिलिटी की मतलब होती है कि आप ऑब्जर्व करेंगे, है ना, आसपास भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यार ये है ना, कि ये रिजल्ट टेंजिबल है ना, कि आपको जो चेंज आ रहा है। मैंने कहा बताया कि जैसे एग्जांपल बताया मैंने कि हम अभी बैठ के क्लास पढ़ पाए तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना इसको, इस चेंज को, है ना। या आप फोन पे बैठ के ऑनलाइन टेलीविजन देख रहे हैं ना, OTT प्लेटफॉर्म है, तो दीज आर द चेंज। नहीं तो आपको कोई प्रोग्राम देखने के लिए टीवी के सामने बैठना पड़ता था पहले, या आपको रिकॉर्ड करना पड़ता था, है ना। आप ऑन डिमांड चीजें देख पा रहे हैं। ठीक है। तो दीज आर द चेंज कि हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
अब इसके कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, कि वही इसमें बहुत सारे हैं कि मच ऑफ द एविडेंस ऑफ द थ्योरी इंक्लूड द अडॉप्टेड कैटेगरी डिड नॉट ओरिजिनेट इन पब्लिक हेल्थ, है ना, पब्लिक हेल्थ में इतना नहीं है इनके अकॉर्डिंग, इट डज नॉट फोस्टर पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू अडॉप्शन द पब्लिक हेल्थ, पार्टिसिपेटरी की इन्होंने बात नहीं की है, ठीक है, ठीक है, इट इज वर्क बेटर द अडॉप्शन बिहेवियर रेदर देन क्रिएशन और प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियर, है ना, कि अडॉप्ट इसको कोई नया आइडिया अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ये इफेक्टिव है, इसको स्टडी करना, ठीक है, बेटर वर्क में है, मगर किसी चीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, है ना, कोई ऑलरेडी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको कैसे रोके जाए, है ना, जैसे कोई बैड हैबिट्स है या फिर वो चीज़ें हैं जो सोशल टैबूज हैं उनको कैसे रोका जाए, इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की है, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, इतना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, हाँ, फर्स्ट का आंसर बताइए, जैसे उसमें लिखा है ना, डिफ्यूजन इज सपोज टू ब्रिंग इन सोशल चेंज, है ना, डिफ्यूजन मतलब फैलाना, कोई नई चीज, न्यू आइडिया, न्यू उसको, तो एक प्रकार का सोशल चेंज आएगा, ठीक है। सेकंड इसका बताइए, इसका एम रॉजर, ना हमने देखा, उन्होंने मेटा एनालिसिस यूज किया था, मैंने बताया कि जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी थी उनके जो डाटा थे, रिजल्ट थे, उनको उन्होंने मिला के थ्योरी निकाली, ठीक है। थर्ड का आंसर बताइए, इन इनोवेशन डिफ्यूजन थ्योरी दोज हु डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अर्ली अडॉप्टर्स आर नोन एज, हाँ, ठीक है, चेंज एजेंट्स बोल सकते हैं कि जो मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, या इसमें अगर बाई चांस कोई आंसर ओपिनियन लीडर होता तो वो भी इसमें आंसर आता है ना। देखो थोड़ा मैंने बताया कि वो वर्ड का हेर फेर करेंगे तो उसमें हमको घबराना नहीं है, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमको लगाना है, ठीक है। हाँ डेली लर्न के, हाँ, तो उन्होंने भी यूज किया था उसको। देखिए अभी ये चेंज कॉइन वैसे वर्ड तो ऐसे कैसे पर्टिकुलर कॉइन नहीं किया था किसी ने, ठीक है, मगर यूज किया है ना। उन्होंने कहा था कि जो मीडिया है वो चेंज एजेंट का काम करेगी, ठीक है, या जैसे उन्होंने एम्पैथी का यूज किया था ना, एम्पैथी तो ऑलरेडी वर्ड है एक ठो, ठीक है, और उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से बताया कि एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हैं उनसे, लगा मतलब एक जुड़ाव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि जी बोल रहे ना कि इसमें मेरे हिसाब से ओपिनियन लीडर होना चाहिए था, मगर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, तो अब हमको क्वेश्चन दे दिया है, PYQ है ये, है ना, तो हमको क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो लगा के आना है, ठीक है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं, इन्फोर्सर नहीं है, क्योंकि इन्फोर्सर मतलब करना क्या हो रहा है कि आपको इन्फोर्स कर रहे हैं वो, इन्फोर्सर का आप लिटरल मीनिंग में जाएंगे मतलब कोई आप पे कोई चीज थोप रहा है या आपको लागू करने के लिए बोल रहा है ना, और चेंज एजेंट ऐसा आएगा या जो ओपिनियन लीडर ऐसे आएंगे कि आप उनसे सलाह लेंगे, है ना, आप अंदर समझिए, या आप उनको देख के मोटिवेट होंगे, है ना। इसको मैच करिए, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन EM रॉजर हैं, हाँ, चेंज एजेंट की बात डेली लर्नर ने की थी, ठीक है, और इनके बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो ऐसे ही डी आंसर इसका हो जाएगा। अब ये नहीं नहीं इनका शायद और कुछ होगा ना, मॉडर्न इसका आंसर है ए का, ठीक है, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे हैं फिर तो, है ना, ऐसे मतलब जैसे मैकनमारा को हम पढ़ेंगे शायद, है ना, आगे, ठीक है, बाकी ये इनको रायन एंड ग्रोस, है ना, ये फिर वो हो जाती है कि फिर आप डेवलपमेंट फिर इकोनॉमिक में चल जाएंगे, है ना, तो कुछ चीज़ें क्या है मैं बोल रहा हूँ कि तो मैच द फॉलोइंग में वो ऐसे दो तीन चीज़ दे देते हैं, दो चीज़ दे देते हैं क्योंकि उनको बनाना पड़ता है क्वेश्चन, है ना, तो ऐसे पढ़ने लगेंगे तो बहुत फिर वो हो जाएगा, है ना। आप सैप चाहें तो देख सकते हैं, मगर ये फिर उसके बाद कभी मतलब आए नहीं ना, एक बार उस मैच द फॉलोइंग में एक बार आ गया, फिर उसके बाद कभी आए नहीं, रिपीट ही नहीं हुए, ना प्रीवियसली पूछे गए ना फ्यूचर में पूछे गए हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों को फिर हम पढ़ना अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन तो वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा है,
है ना, जिसमें इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी बहुत सारी थ्योरीज लगती हैं, है ना। हाँ, तो वही हमने जैसे उस टाइम पे हम थ्योरीज भी पढ़ रहे थे ना, तो हम उस टाइम पे सॉल्व कर, तब भी मैंने बोला था कि ऐसे कई ऐसे सोशियोलॉजी या साइकोलॉजिकल बहुत सारी थ्योरीज हैं, है ना। तो फिर वो तो कुछ क्वेश्चन इसलिए वो ऐसे कर देते हैं इसमें, क्योंकि उनको मेजर फॉलोइंग बनानी है ना। और आप देखेंगे ना कि आपने ऐसे कोई देखी नहीं होगी जिससे आपने जो पढ़ा है और उससे हमने सॉल्व नहीं कर पाए हों, है ना। तो वो बनाते ही ऐसे क्योंकि उनको क्वेश्चन बनाना है। अब कैसे तो वो उसको करे फ्रेम करेंगे ना। तो कुछ चीज़ें वो बाहर से ले लेते हैं, कुछ ऐसी कि जो एक ही बार पूछी गई हैं, बाहर से तो नहीं है मतलब कह सकते, मगर दे मतलब एक ही बार कभी पूछी गई हैं उनको, ठीक है। तो फिर वो इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं हो जाता है इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो कोर्स है ऑलरेडी इतना वास्ट है। फिर मतलब कहाँ तक जाओगे, फिर एक ही मतलब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ाने में ऑब्वियस सी बात है, आपके यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है ना। या इग्नू में तो एक 2 साल का कोर्स भी है ये जर्नलिज्म इसमें है, ठीक है। तो बहुत वास्ट हो जाता है फिर। नहीं, हाँ, नहीं नया मुझे मतलब आप ये देखेंगे, आप खुद अभी PYQ सॉल्व करेंगे तो जो हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, उनसे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, है ना, अगर वो आपसे थियोरेटिकल पूछ रहे हैं तो, है ना। अब कुछ चीज़ें वो वेरिएबल होती हैं, जैसे उन्होंने जो करंट अफेयर से पूछ लिया, जैसे मेजर क्या बोल सकते हैं, एंकर उनके प्रोग्राम का मैच द फॉलोइंग का ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो वो तो आप मीडिया के स्टूडेंट है तो आपको इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट के कौन है, किसके अंदर आता है, ये कौन उसके होस्ट हैं, है ना, या एडिटर्स के जो चीफ एडिटर हैं वो भी कौन है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको खुद मतलब करना पड़ता है ना। या पढ़ेंगे नहीं तो भी आपसे नॉर्मल है। अभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वेब सीरीज और उनका जो प्लेटफॉर्म, है ना, कि कौन सी वेब सीरीज पॉपुलर वेब सीरीज कौन से प्लेटफॉर्म पे है ना। तो ऐसी चीजें फिर ऐसे फिर आप क्या मतलब क्या क्या पढ़ो मतलब यहाँ कवर करेंगे हम, तो यहाँ पर बेसिकली वो चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं आपको, है ना, कि जो आप जिनको आपको समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा, ठीक है। वो हम लोग मैं उसको ज्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि फिर बाकी तो जो फैक्चुअल चीजें हैं वो तो अनप्रिडिक्टेबल हैं कि क्या पूछ लेंगे वो आपसे। मगर एक बात ये हो जाती है कि आप ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आप एक कॉन्फिडेंस आता है आपको कि अब ये तो हमारा पक्का है, ठीक है। और इन अप्रोचेस का मतलब ऐसा नहीं कि फिर इनसे रिलेटेड ही नहीं आए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे मगर आपको जो कॉन्सेप्ट बने हैं, है ना, या जो आपकी वे ऑफ थिंकिंग बनी है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो जो क्रिटिक ऑफ डोमिनेंट पैराडाइम है इनको हम देख लेते हैं कि क्या इसके क्रिटिसिज्म है। हमने डोमिनेंट पैराडाइम जो पढ़ा था इसमें तो हमने जो 3 सेट ऑफ थ्योरी पढ़ी थी, देखिए डोमिनेंट पैराडाइम है, ये पूरा पैराडाइम जो है वे ऑफ थिंकिंग, हमने कल आपको इसको डिस्कस किया था हमने, है ना। ये पूरा चलता आया है ये ना, इसमें सेट ऑफ थ्योरीज थी या बॉडी ऑफ थ्योरी कह सकते हैं इनमें, इसके अकॉर्डिंग, है ना, जो वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। तो इसके टोटल के जो क्रिटिसिज्म है इसको पढ़ लेते हैं। इट ओवर एम्फसाइज ऑन टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना। जो मेन क्रिटिसिज्म इसका यही है, जो वेस्टर्न का क्रिटिसिज्म, वेस्टर्न हम सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं कि दे आर मतलब वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखते, स्पिरिचुअल सोशल ये चीज़ों को नहीं देखते हैं, या कहा जाए एनवायरमेंटल फैक्टर भी नहीं देख रहे हैं। तो उसके हमको अभी ड्रॉबैक्स या रिजल्ट आने चालू हो गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे, है ना। तो जो डोमिनेंट पैराडाइम है दे आर इंडस्ट्रियल, हमने पढ़ा है ना कि इंडस्ट्रीज प्राइम मूवर, अर्बनाइजेशन की बात की है उन्होंने, ये सब चीज़ें बात की हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अंडर एस्टिमेट द ट्रेडिशनल विजडम ऑफ कम्युनिटीज, है ना। उन्होंने ये भी कहा था, जैसे हमने रॉस्टो में पढ़ा था कि ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या है, कि ट्रेडिशनल विजडम होता है उनको बैकवर्ड बताया है ना। डिलर ने भी बोला है कि ये ट्रेडिशनल विजडम को उन्होंने रूढ़िवादी बोला है ना। तो ये क्या करते हैं कि जो अंडर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेडिशनल विजडम है उसको अंडर एस्टिमेशन किया इन्होंने ऑफ कम्युनिटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। तो जो वे वे ऑफ थिंकिंग था लोगों का, कि हम जैसे इंडिया का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम लोग हर चीज़ की मतलब को अप्रिशिएट करते हैं, पूजा ना करें तो अप्रिशिएट तो करते हैं, जैसे हम गाय मतलब
एक हिसाब से गाय या फिर उसका अप्रिशिएट करते हैं, जानवरों को अप्रिशिएट करते हैं, नदियों को अप्रिशिएट करते हैं, जंगलों को अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमको दे रहे हैं, तो हम उनके लिए थैंकफुल हैं, है ना। तो मतलब हम उनको उनका कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देते हैं ना, जो हम नेचर से लेते हैं, नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, वो हमको दे रहे हैं, ठीक है। मगर जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, तो उसका रिजल्ट अब तो मिल रहा है ना कि एक एक आपने 100 साल चलो डेवलपमेंट कर लिया, आप आगे बढ़ गए, मगर उसके फ्लॉबैक अब तो आपको आ रहे हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग एंड द होल जो पॉपुलेशन है एक हिसाब से उसके एग्जिस्टेंस पे, है ना, कि कैसे सर्वाइव पे आपको क्वेश्चन मार्क आने लगे हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का है, ठीक है। सेकेंड, डेलिबरेट साइलेंस ऑन इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, ह्यूमन राइट्स को भी डेलिबरेट जो साइलेंस बताया है। एनवायरनमेंट को पे पर्सनल फ्रीडम की बात जो की है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, अब देखिए आप बोलेंगे सर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन वेस्टर्न में नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आप देखेंगे वेस्टर्न पैराडाइम में उन्होंने टॉप डाउन अप्रोच की है कि हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे मतलब वो करना है, डेवलपमेंट करना है, लोगों से नहीं पूछा इन लोगों ने, है ना। आपने देखा होगा अप्रोच थी ऐसे नहीं कि लोगों से पूछ के, जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच होती है ना कि लोगों से पूछा जाए। जैसे गांधी जी का कॉन्सेप्ट था हिंदू स्वराज या ग्राम स्वराज, उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग गांव की जो नीड्स हैं उस अकॉर्डिंग हम पॉलिसी बनाएं, ना कि हमारी पॉलिसी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, है ना। अप्रोच सोचिए कि आप लोगों से पूछें कि आपको क्या चाहिए, है ना, उस अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएं, है ना। ये यहाँ से नहीं करिए, पूरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे न्यू आइडिया को डिफ्यूज करें, है ना, कैसे मास मीडिया यूज करके हम ट्रांजिशन लाएंगे। तो वो पॉलिसी कौन बना रहे हैं, दे आर सेंट्रलाइज्ड, है ना, सेंट्रलाइज्ड है पूरा। ये देखे ना, हमने देखा है ये सेंट्रलाइज्ड है, टॉप डाउन अप्रोच है पूरी मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ये कीवर्ड याद रखना भैया, है ना, तो क्वेश्चन पूछ लें और आप बोलेंगे सर ये कहाँ से पूछ लिया है, भाई सेंट्रलाइज प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आइडिया है या कोई मतलब आइडिया है, क्या इनोवेशन है या फिर कोई पॉलिसी है, वो ऊपर बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है मतलब जो कुछ लोग बना रहे हैं फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोगों को, है ना। तो ये सेंट्रलाइज प्रोसेस होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का देख ले कि दिल्ली में कोई उन्होंने पॉलिसी बना दी और लोगों से बोल दिया आप कल से ये फॉलो करेंगे, है ना। तो ये तो सेंट्रलाइज होगी ना, टॉप डाउन हो गई। एक कर सकते थे कि लोगों से पूछे आपको क्या चाहिए है और आप फिर पॉलिसी बनाएं, तो ये पार्टिसिपेटरी बॉटम अप अप्रोच होती है जो, ठीक है। फ्रॉम मोर पॉइंट ऑफ मैनी अदर्स इज इट ए वर्टिकल टॉप डाउन मैनर, ठीक है, टॉप डाउन मैनर में है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन परस्यूसिव पावर ऑफ मीडिया, है ना, परस्यूसिव पावर की बात हो रही है। एंड द यूज ऑफ मीडिया टू परस्यूट पीपल टू अडॉप्ट आइडिया अबाउट डेवलपमेंट डोमिनेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो परस्यूशन की बात कर रहे हैं, ये भी फिर से ऑडियंस पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके क्रिटिसिज्म ये हैं, ठीक है। प्रो परस्यूशन एंड प्रो टॉप डाउन वाइज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम क्वेश्चन द इंटेलिजेंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज टू मेक चॉइस एंड दियर इंडिजिनस नॉलेज, ना। तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, कि आप मतलब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो आप हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लगा रहे हैं, जैसे इंडिया है, सूडान है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो आप उनकी जो चीज़ें हैं उनको लोकल क्वेश्चन उनको ध्यान में नहीं दे रहे हैं, ठीक है। परस्यूशन की बात कर रहे हैं आप। अकॉर्डिंग टू सेवरल स्कॉलर पैराडाइम इंटेंशनली वर ओनली स्टेबलाइज वेस्टर्न हेजमनी, है ना। बहुत सारे लोगों ने बोला है इसको कि वेस्टर्न हेजमनी बनाने की, कि जो वेस्टर्न उनको उनकी एकाधिकार बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाए गए थे और ये रिसर्च की गई थी। मैंने बताया था कि बाकायदा ये जो लोग थे विल्बर राम, डेली रनर, रॉस्टॉव, ऐसे 4-5 लोग थे, इनको बाकायदा सरकार फंड कर रही थी वहाँ की, कि आप कैसे हमारे आइडिया को हम लोगों को इफेक्टिव बना पाएँ, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाइए। MNC जो लोकल मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो भी कर रही थी, ठीक है, तो इनको फंड कर रही थी बाकायदा। तो वैसी बात दे उन्हीं की फेवर में चीज़ें बनाएंगी कि आप कैसे कर सकते हैं हेजोमनी अपनी क्रिएट, ना। बाय डिफ्यूजिंग इनोवेशन आइडिया वैल्यू कंसाइज इन द वेस्ट एंड अंडरमाइन द इंटरनल फोर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंटरनल फोर्स हैं काम अंदर हमारे यहाँ काम करते हैं, उनको आपने ध्यान नहीं दिया है। क्रिटिसाइज बाय वेरियस स्कॉलर एज इट्स फेल टू ब्रिंग डाउन पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी, ठीक है। 1950-1960 में आई थी, ठीक है। कई लोगों ने इसको अप्लाई भी किया, मगर हम देखेंगे कि क्या इसमें फ्लॉ और अच्छी चीज़ देखेंगे, है ना। स्ट्रक्चर में देखेंगे स्ट्रक्चर ही दुनिया का गलत है ना।
आपने सुना होगा पॉलिसी मेकर रहते हैं बहुत सारे, तो वो बोलते हैं कि हमको स्ट्रक्चरल चेंज लाने हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं तो गरीबों के पास मुश्किल से 10 रुपये पहुँच पाते हैं, 90 रुपये खा लेते हैं लोग, है ना। तो रीज़न इज़ दैट कि आप पैसे पॉलिसी तो बना रहे हैं मगर आपका स्ट्रक्चर ही खराब है। स्ट्रक्चर मतलब ब्यूरोक्रेसी और जो इम्प्लीमेंट करने की जो स्ट्रक्चर है वो खराब है, फिर क्या करेंगे आप बेस्ट से पैसे तो ले आएंगे, इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, मगर आपका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर खराब है तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच पाएगा, बीच वाला खा जाएगा, या जो अमीर हैं अमीरी बन के रहेंगे भाग और दूसरी जगह चले जाएंगे वो, ठीक है। तो ये उसके कारण क्या हुआ कि ये चीज़ें गरीबी ख़त्म नहीं कर पाई, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं कर पाई, और जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म नहीं कर पाई, अमीर अमीर होता रहा, गरीब गरीब होता रहा, ठीक है। In fact, the paradigm leads to large scale of displacement and environment degradation, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा डेली रनर ने बोला था कि अर्बनाइजेशन करना है हमको, लोगों को गांव से निकाल के शहर की तरफ भगाना है, ठीक है। तो शहर तरफ गए लोग तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी हुआ, ठीक है, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, है ना। की एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, एमेंसिपेशन ऑफ एंड एम्पावरमेंट वर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन मॉडर्नाइजेशन, है ना। एम्पावरमेंट की बात जो है, लोगों को खुद मतलब भाई, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अमर्त्य सेन का जो मॉडल है ना, उसके बारे में देखेंगे, तो वो वो कहते हैं कि लोगों को खुद आप एजुकेट करिए, है ना, उनको ट्रेन करिए तो वो खुद से डेवलपमेंट कर लेंगे अपना, है ना। आप उनको पावर दीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ना, तो वो खुद अपने पावर मतलब अपना कर पाएंगे, आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे वो, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की इन्होंने एस्पेक्ट को ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच है फॉर डेवलपमेंट एज वेल एज कम्युनिकेशन, इंटरनल फैक्टर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर डेवलपमेंट, इन्होंने बोला है कि इंटरनल फैक्टर्स थे ना। इन्होंने बोला था ना, हमने कल पढ़ा था कि आप ही अनएम्बिशियस हैं, आप में रूढ़िवादिता है इसलिए आप गरीब हैं, है ना, और आपने 2 साल लोगों का शोषण किया, वो कुछ नहीं है ना। या फिर अभी भी जो चीज जो इकोनॉमिकल मॉडल देखेंगे आप, वर्ल्ड कैसे काम करता है, WTO IMF किसके अंडर है, अमेरिका के अंडर है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंडर है, ठीक है। आप लोन लेके दिखाइए तो सैंक्शन लगा देंगे वो आपको, आपके ऊपर जब चाहो जब, ठीक है। तो हेजमोनी तो आपकी है, तो आपने ये चीज़ें तो नहीं बताई है ना। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान नहीं दिया है, इसका क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट जो है, इसमें कुछ डाउट है पूछ लीजिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ के हम कर लेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, द की एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर स्कूल ऑफ थॉट और प्रपोज्ड बाय राहुल प्रेविच, ये प्रोमिनेंट पर्सन है इसके देने वाले, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने दिया काम किया होगा, है ना। तो राहुल प्रेविच हैं अर्जेंटीना इकोनॉमिस्ट, ये एक प्रोमिनेंट पर्सन थे इसके, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इकोनॉमिक कमीशन ऑफ लैटिन अमेरिका, ECLA के थे, एंड ब्राजीलियन इकोनॉमिस्ट सेसिलो फर्टाडो भी इसमें उनका योगदान रहा है स्ट्रक्चरलिज्म में, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चरलिज्म? इज अ डेवलपमेंट थ्योरी विच फोकस ऑन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट विच इम्पेड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री। इन्होंने कहा था कि जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलभूत, या ना, या कह सकते हैं ना, इसको देखना पड़ेगा ना, या जो उसका स्ट्रक्चर होता है किसी चीज़ का, मैंने आपको बताया ना कि आपकी सोसाइटी कैसे काम कर रही है, आपका फंक्शन मतलब इकोनॉमी का कैसे सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर एस्पेक्ट इसमें होता है, विच इम्पेड, जो रुकावट पैदा करता है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट इन कंट्रीज, है ना। ब्रॉडली डिवाइड इनटू वर्ल्ड इनटू कोर नेशन एंड पेरिफेरी नेशन, ठीक है। इन्होंने 2 टाइप के नेशंस बताए हैं, एक है कोर नेशंस एंड दूसरा है पेरिफेरी नेशन, and articulate the unequal terms of trade that exist between core and peripheral nation. core nation मतलब डेवलप नेशन है, जो है ना, वेस्टर्न कह सकते हैं, जापान कह सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नेशन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है ना। चलो इंडिया तो अब डेवलपिंग हो गया है फिर भी, ठीक है, उस टाइम की बात करें जब ये आई थी, ठीक है।
और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक, वो पेरीफेरल नेशन आ जाते हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द अनइक्वल ट्रेड रिलेशन रिक्वायर रैपिड डेवलपमेंट थ्रू फास्ट पेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अनइक्वल ट्रेड रिलेशंस, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था जापान और इंडिया का, क्या बताया था मैंने, कोई बताएगा कि क्या मैंने उसका एग्जांपल दिया था? था कोई क्लास में? मैंने बताया था कि कैसे जापान है जो हमसे ही रॉ मटेरियल्स लेता है, प्राइमरी गुड्स लेता है ना। तो आपने देखा होगा कि अफ्रीकन इतना गरीब देश है, मगर दे आर, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं इन इन केस ऑफ मिनरल्स, है ना। वहाँ पे एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हैं, भंडार हैं, है ना, सोना निकलता है, हीरे निकलते हैं, फिर भी क्यों गरीब हैं? कोबाल्ट निकलता है, सबसे बड़ा कोबाल्ट कहाँ निकलता है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज हो रहा है, एक ही कंट्री है। और वहाँ की अब हालत देखेंगे, इतनी खराब हालत है अभी, उसको तो कायदे से बहुत अमीर देश होना चाहिए था, है ना। मगर बात यही है कि अनइक्वल ट्रेड रिलेशन है। वो आपसे ही 1 किलो लोहा लेंगे, है ना, और उसी से 1 किलो लोहा 100 रुपये का लेंगे, और उसी से 1000 फोन बना के आपको 30 लाख में, 3 लाख में बेच देंगे, है ना। तो ये तो अनइक्वल ट्रेड टर्म्स हुए ना, कि आप इक्वलिटी में कहाँ हैं, आप उनसे खरीद कम चीज रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो गरीब देश गरीब ही रहेगा, आप अमीर अमीर बने रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इनका कहना था कि अब इसमें देखेंगे, ये बात आपने मॉडर्नाइजेशन में कहीं बात नहीं की इन्होंने कि हमारी कोई गलती है या जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको अच्छा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो रैपिड डेवलपमेंट थ्रू फास्ट पेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इन्होंने बोला कि द स्ट्रक्चर आर्ग्यूज दैट द ओनली वे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कैन डेवलप इज थ्रू एक्शन बाय द स्टेट। आप खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। अब जो मॉडर्नाइजेशन वाले बोल रहे हैं कि हम आके आपके यहाँ पर आके चेंज करेंगे, हम आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे, एड देंगे और चेंज करेंगे, ये तो इन्होंने कहा था उससे नहीं होने वाला है। जो स्टेट है उसको खुद करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? दे नीड टू पुश इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन ट्रेड विथ फर्स्ट वर्ल्ड एंड ट्रेड अमंग देमसेल्फ। इन्होंने कहा कि आप फर्स्ट वर्ल्ड से ट्रेड करेंगे ना, तो आप हमेशा घाटा में रहेंगे और आप हमेशा गरीब रहेंगे ना, क्योंकि वो तो आपसे मतलब रॉ मटेरियल खरीदेंगे और वो उसको फिनिश करके आपको ही दे देंगे। आप उनसे क्या, आप क्या देंगे उनको? आप उनको गेहूं एक्सपोर्ट करेंगे, हैं, रा रा मतलब क्या बोल सकते हैं उसमें, क्या बोलते हैं कपड़े, कॉटन देंगे, है ना, है ना। वो कोई उसी कॉटन को से कपड़े बना के वो आपको बेच देंगे, जारा और H&M और सब दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप कॉटन की कीमत देखिए और एक जारा के सूट की कीमत देखिए, कपड़े की कीमत देखिए, कितनी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब इसमें कैसे अमीर होंगे? तो उन्होंने कहा था कि आप उनसे ट्रेड ही बंद कर दीजिए, है ना। आप उनसे ट्रेड बंद कर दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से, है ना। एंड ट्रेड अमंग देमसेल्फ, आप ही आपस में, मतलब गरीब गरीब है ना जो डेवलपिंग कंट्रीज है, आप आपस में करिए, है ना, आपकी आपस में ट्रेड करिए, है ना, तो उससे आपको फायदा होगा। मेजर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी टू फ्यूल द इंडस्ट्री सेक्टर, है ना, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी है। देखिए आपने कैपिटलिज्म में देखा होगा वो इंटरवेंशन को, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को सही नहीं मानते हैं, मगर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। नो ऐसे इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ISI की बात की इन्होंने कि क्या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो चीज़ आपके यहाँ नहीं बन रही है वो वहाँ उस चीज़ की आप यहाँ पर फैक्ट्री बनाइए, ठीक है, फैक्ट्री लगाइए, है ना। दिस स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। देखो ये पूरे आप उनका अप्रोच देखेंगे तो वो खुद उसी देश में, पर्टिकुलर देश में ही चेंज की बात कर रहे हैं कि आप खुद के यहाँ पर ये लगाइए, आपस में ट्रेड करिए, है ना। is pursued in order to create economy which is and enjoy self sustaining growth, ना सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ की बात की है आपने, क्योंकि आपको फिर विदेशों जो वेस्टर्न है उन पे डिपेंडेंट नहीं होने पड़ेगा, उनके एड और उनके इन्वेस्टमेंट पे आपको डिपेंडेंट नहीं होगा, आपको सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ISI is an initiative for ending the reliance of the underdeveloped country on export of primary goods such as agriculture and mining products, ना, जो हम प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं ना,
या एग्रीकल्चर माइनिंग प्रोडक्ट, उसको ना करके आप पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनाइए आप, ठीक है। इट सील्ड द डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम दैट द डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में सील्ड की बात की है कि आप जो बाहर की इकोनॉमी है, बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी है, फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, उनको उनसे बचिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे, ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे, है ना। कंट्री प्रोटेक्टेड बाय ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइज। ट्रेड बैरियर्स मतलब जैसे आप देखते होंगे सेज मेज लगाते हैं, जैसे आप कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो उसको बहुत सारा टैक्स लगाती है सरकार, है ना। तो इसके जरिए आप उनसे करिए, है ना, ठीक है। तो जो ट्रेड बैरियर्स लगाती हैं, कई संधि जो होती है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उससे दूर रहिए आप, है ना। देखिए आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा फ्री ट्रेड ट्रेड के बारे में बात करते हैं। वो डब्ल्यूटीओ का काम ही है कि आप जो ट्रेड है वो फ्री होना चाहिए, है ना। तो अगर आप अब आपको आए हैं फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है तो पहले डब्ल्यूटीओ में आप वो एग्रीमेंट मानिए हमारा, तभी हम आपको लोन देंगे। तो उस एग्रीमेंट में क्या है कि आप किसी प्रकार का सेस वगैरह नहीं लगाएंगे, रुकावट नहीं पैदा करेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा इंडिया ने 1991 तक जो एफडीआई वगैरह है उस पर नहीं थी, फिर इकोनॉमी खुली थी ना, उससे पहले तो इंडिया की खुद की इकोनॉमी चला देते थे लोग, है ना, लाइसेंस वगैरह देते थे, वो सब है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको स्ट्रक्चरिज्म, कोई डाउट है इसमें? तो इंडिया में भी देते हैं, कहा इंडिया में भी देते हैं आप हाँ मतलब कह सकते हैं, देखिए हाँ मैक्सिस्ट अप्रोच कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि अब वो एक डिबेट हो जाती है कि भाई अब मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हर कैपिटलिस्ट के अपोज करने वाला मार्क्सिस्ट ही हो जाए, है ना। तो ये तो एक उनका एक अप्रोच थी कि भाई डोमिनेंट है आपका, आप ये आप इसकी बात कर रहे हैं, है ना। और तो जब तक आप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे आपके, है ना, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की है कि कैसे स्ट्रक्चरिज्म जरूरी है, कि जो अनबैलेंस ट्रेड है ना, उस वो इक्वल ट्रेड नहीं है आपका, है ना। और हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, तो कौन सी चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ रॉ मटेरियल मत करिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये जाके फेल होगी ना, स्ट्रेजम जो है आगे फेल हुई है, उसके बाद जो जो डिपेंडेंसी पैराडाइम उसको वो आएगा इसके अपोजिट, ठीक है। नहीं तो वे ऑफ हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आप, हाँ इन्होंने ये कहा था कि आप जो डेवलप्ड कंट्री उनसे बिजनेस ना करके जो आपस में बिजनेस करिए, है ना, जो डेवलपिंग कंट्री। नहीं 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 ऐसे नहीं, ये कंट्री के साथ तो हो रहा है, साथ में आप आपस में करेंगे ना, ना थर्ड कंट्रीज कैन डेवलप थ्रू एक्शन बाय स्टेट, यहाँ पे लिखिए ट्रेड अमंग देम सेल्फ ना, मतलब अमंग देम सेल्फ कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ही आपस में ट्रेड करिए ना। हाँ, आपस में ट्रेड करिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ्रीकन कंट्री से आपस में ट्रेड करें तो आप हाँ मत करो, है ना, उनसे आप नहीं करेंगे। हाँ वो अनइक्वल ट्रेड, मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया ना, जापान और इंडिया वाला एग्जांपल बताया था, एक कि हम लोग उनको रॉ मटेरियल देते हैं और वही चीज वो फिनिश्ड करके हमको कितना महंगा बेचते हैं, तो ये तो अनइक्वल हुआ ना। हाँ
हाँ, नहीं करना है। हाँ, हाँ, ये उन्होंने ये बोला है कि आप उनसे मत करिए, आप आपस में करिए। हाँ, वो फ़ेल हुआ है। हाँ, वीक है अ, और मेन बात ये है कि वही वही बात है और आप आपको मशीन तो खरीदनी पड़ेगी ना वहाँ से। हाँ, इंडस्ट्री लगाने के लिए मशीनरी तो कहाँ से लाएँगे आप? मशीनरी तो लानी पड़ेगी आपको कहीं बाहर से। हाँ, तो मैं वो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि बाद में फ़ेल होगा ये, है ना? द रीज़न है कि आप कुछ तो खरीदना पड़ेगा, आप टोटली उन पे ये हो सकते हैं कि आप टोटली जो कनेक्शन है वो नहीं कर सकते हैं, है ना? हाँ, पूरा मतलब आप इन्होंने बोला था कि टोटल तरीके से आप उनसे मतलब डिस्कनेक्ट हो जाइए, उनसे ट्रेड करिए मत, वो पॉसिबल नहीं है। अब ये कम कर सकते हैं कि थोड़ा आप जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही, तो हम ऐसा थोड़ा ना कि हम पूरी चीज़ें बैन ही कर दी हमने। हम एक चाह रहे हैं कि हम कुछ चीज़ें ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ बनाना चालू कर दें, है ना? है ना? तो एक वो स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है? तो ये फ़ेल होगी, है ना? इसके अपोज़िट आएगी कोई, वो हम पढ़ेंगे कल।